शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। प्रकाश कुमार बताएंगे बिहार में महागठबंधन ने जातियों के आधार पर बांटे टिकट। नीतीश कुमार ने कहा आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म करना चाहता है संघ परिवार। मनीष शर्मा इसके बाद बताएंगे राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पास कराया अगड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बिल, लेकिन पार हुई सुप्रीम कोर्ट की बताई 50% की सीमा। ब्रजेश राजपूत बताएंगे विरोध के बाद छत्तीसगढ़ में 10वीं की किताब से हटाया जाएगा महिला विरोधी पाठ। महिलाओं को बताया था बढ़ती बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। उमेश पाठक बताएंगे गंगा में मूर्ति विसर्जन की मांग कर रहे साधुओं पर वाराणसी में पुलिस ने कहर बरपाया। आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। यादवों और मुसलमानों पर खेला दांव। लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार की 243 में से 242 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिहार विधानसभा की सिर्फ एक सीट बची है जिस पर महागठबंधन ने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसे बाद में घोषित किया जाएगा। लालू यादव के दोनों बेटों को मिला विधानसभा का टिकट। तेज प्रताप और तेजस्वी चुनाव में ठोकेंगे ताल। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ से और छोटे बेटे तेजस्वी को राघोपुर से टिकट दिया है। लालू ने जीतन राम मांझी के खिलाफ मखदूमपुर से सूबेदार दास को उतारा है, जबकि जमुई विधानसभा सीट पर सांसद जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश लालू के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने सबसे ज्यादा यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला। कहा आरक्षण को खत्म करने की हो रही है साजिश। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का बयान आया, वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते। वो चाहते हैं कि कुछ लोग की कमेटी बन जाए और वो कमेटी इन चीजों पर विचार करे कि किन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए और कितने दिन तक आरक्षण मिलना चाहिए। यानी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से अलग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने की बात कही। देखिए कितने खतरनाक विचार हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि देश में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक गैर राजनीतिक समिति बनाई जाए और ये कमेटी इस बात का फैसला करे कि समाज के किस तबके को कितने समय तक आरक्षण मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी भले ही यह दावा कर रही हो कि आरक्षण खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन आरएसएस चीफ के बयान के सामने बीजेपी और उसके नेताओं की कोई औकात नहीं है। सरसंघ चालक ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। संविधान से इतर नई व्यवस्था चाह रहे, आरक्षण को समाप्त करने की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनैतिक संगठन है, इसके अलावे कुछ नहीं। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। अमित शाह जी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बिहार चुनाव में हारेंगे, छुट्टी होगी। इनके बोलने का कोई मतलब नहीं। यार दिल्ली में वो मंत्री जी को लगा दिया, कॉल ड्रॉप ठीक है नहीं कर रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों का कोई मतलब है क्या जब आरएसएस चीफ ने कह दिया? नीतीश ने कहा कि जैसे संविधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला अंतिम होता है, वैसे ही संघ परिवार में संघ प्रमुख का विचार भी अंतिम होता है। लिहाजा बीजेपी और उसके मंत्रियों की सफाई का अब कोई मतलब नहीं है।
बिहार विधानसभा चुनावों के पहले फेज के मतदान में अब कुछ ही दिनों की दूरी है, लेकिन वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं और नाराजगी है टिकट के बंटवारे को लेकर। उनका कहना है कि टिकट का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहतास जिले से ये लोग आए हुए हैं। काराकाट सीट है जिनसे इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है और अलग अलग जगह से, चाहे बेतिया हो चाहे रोहतास जिला हो, अलग अलग यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अलग अलग उनकी मांगे हैं। जो वैसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका नाम पार्लियामेंट की वोट में नहीं था, अब बाहर से लाकर 2 नंबर पर से टिकट, जो कार्यकर्ता हैं, जो बेसिक कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं दिया, बल्कि बाहर से जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया गया है। तो बिहार में टिकटों के बंटवारे के बाद बीजेपी को करना पड़ रहा है असंतोष का सामना और नीतीश कुमार संघ परिवार पर लगा रहे हैं आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप। आरक्षण का मुद्दा राजस्थान में भी छाया हुआ है, जहां बीजेपी सरकार ने अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बिल पारित कर दिया है। राजस्थान में अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 14% आरक्षण देने का बिल पारित। विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जर समेत 5 जातियों के लोगों को 5% आरक्षण देने का बिल भी पारित। राजस्थान विधानसभा में आरक्षण से जुड़े ये दोनों बिल पास होने के साथ ही राज्य में 68% आरक्षण हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 50% की सीमा से ज्यादा है। संविधान के प्रियम्बल्स के आधार पर, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर, संविधान के अनुच्छेद के आधार पर, अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय ने विवेचना की, उसके आधार पर सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर किया। राजस्थान पहला राज्य नहीं है, कर्नाटका में भी इस तरह 50% ऊपर है, आंध्रा में भी 50% ऊपर है, उड़ीसा में भी ऊपर है, कई और स्टेट्स में भी है, इसलिए उसमें कोई राज्य, राजस्थान पहला राज्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर भी कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है। ऐसे कई मामलों में कोर्ट में विचार भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि महिलाओं के चलते बढ़ रही है बेरोजगारी। राज्य महिला आयोग से की गई शिकायत। NCERT की 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की इस किताब में लिखा गया है कि आजादी के पहले बहुत कम महिलाएं नौकरी करती थीं, लेकिन अब ज्यादा महिलाओं की नौकरी में आने से बेरोजगार हो रहे हैं पुरुष। जसपुर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली सौम्या गर्ग ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग और छत्तीसगढ़ महिला आयोग में शिकायत की है। आपने FIR की तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उसको सिर्फ एज अ कंप्लेन नोट किया। उन्होंने कहा कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद भी जब 1-1.5 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो फिर से हमने RTI लगाई थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर एक्शन लिया और कहा कि ये हमारे कार्यक्षेत्र का नहीं है, अब कोर्ट जाइए। मुद्दे की नजाकत को देखते हुए अब इस मसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और RSS पर हमला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। पुरुषों में मतभेद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला पुरुषों में मतभेद करना बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाती ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब के उस पन्ने को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बेरोजगारी बढ़ने का कारण महिलाओं को बताया गया है। महिला कांग्रेस की मांग है कि किताब से महिलाओं पर की गई इस विवादित टिप्पणी को तुरंत हटाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया 10वीं कक्षा की किताब से आपत्तिजनक चैप्टर हटाने का ऐलान। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। छत्तीसगढ़ में 10वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली सामाजिक विज्ञान की किताब से वो चैप्टर हटाया जाएगा जिसमें बेरोजगारी बढ़ने के लिए महिलाओं की नौकरी करने को जिम्मेदार ठहराया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताब में छपे इस चैप्टर के खिलाफ एक महिला टीचर ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की थी। कांग्रेस और महिला संगठन ने भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। विवाद बढ़ता देख छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने विवादित चैप्टर को किताब से हटाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर पिछड़ी सोच से भरी ऐसी आपत्तिजनक बात बच्चों की किताब में छप कैसे गई। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के पुलिस से भागने से शर्मिंदा है आप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमनाथ भारती को पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि सोमनाथ को सरेंडर करना चाहिए। वो भाग क्यों रहे हैं? वो जेल जाने से इतना डर क्यों रहे हैं?
वो अब पार्टी और परिवार के लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर सोमनाथ का पक्ष तो नहीं आया, लेकिन सोमनाथ की बहन दिव्या स्तुति ने कहा कि केजरीवाल की ये निजी राय है, पुलिस सोमनाथ को प्रताड़ित करना चाहती है। दिव्या के मुताबिक सोमनाथ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे और सही वक्त आने पर ही पुलिस के सामने पेश होंगे। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साधु संतों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। गंगा में गणपति विसर्जन की मांग कर रहे थे साधु। यूपी पुलिस को आपने कभी किसी अपराधी पर इस तरह लाठियां चलाते नहीं देखा होगा, लेकिन यकीन कीजिए वाराणसी पुलिस के ये लोग हैं और इनकी लाठियां साधु संतों पर चल रही हैं। साधु संत गणपति विसर्जन गंगा में करने की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के चलते गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। जो साधु संत गिरा उसे घसीटकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस के हाथों पिटने वालों में अगले शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें सिर में चोट आई है। हालांकि वाराणसी के एसपी सुधाकर यादव का कहना है कि एक भी लाठी नहीं चली है। नहीं कोई लाठी नहीं, मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है। किसी प्रकार की अब इतनी बड़ी सहारा, इतनी बड़ी बात हो जाती है, थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर पूरी फोर्स है, पूरी चौकसी है आपके सामने है। इस मामले में वाराणसी जिला प्रशासन की लापरवाही साफ सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से धारा 144 लगा करके लोगों को पीटा गया, कई सवाल खड़े करता है। वाराणसी में साधु संतों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूपी की अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। जिस बेरहमी के साथ, जिस निरंकुशता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वहां पर उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया है, वो निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदू विरोधी और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है। हम जिसकी निंदा करते हैं उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। वाराणसी में गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर आंदोलन कर रहे साधु संतों पर लाठीचार्ज किया गया था। मूर्ति विसर्जन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन गंगा प्रदूषण पर पिछले 35 साल से रिसर्च कर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल का कहना है कि मूर्तियों के विसर्जन से नदियों में मामूली प्रदूषण होता है। जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, जिस तरह से गंगा हमारे लिए श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं, ठीक उसी तरह से वो मूर्तियाँ भी श्रद्धा का स्वरूप हैं। उनका निर्माण जो होता है, उनकी रचना होती है, उसमें मामूली सा कपड़ा, थोड़ा सा पुआल, थोड़ी सी मिट्टी, हल्का सा रंग लगता है। इसका गंगा जल पर कोई प्रभाव नहीं। अगर प्रभाव पड़ता भी है तो उन्ना के बराबर है, उसको हम बहुत महत्व नहीं दे सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश जाने का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि लगता है लालू नीतीश ने जबरन छुट्टी पर भिजवाया है। ये भी कहा कि बिना जानकारी के सेमिनार में बोलेंगे क्या। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश जी और लालू जी के कहने पर उन्हें जबरन भेजा गया है। इसलिए हमें लगता है कहीं न कहीं ये बोला गया है फोन करके कि कृपया करके इनको जबरन छुट्टी पे भेजिए। वैसे भी छुट्टी पे जाते हैं, इस बार नेक होगा अगर इनको पहले ही भेज दिया जाए। तो एक संदेह ऐसा हम लोगों के मन में आ रहा है। हम चाहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इसमें हैं, लिप्त हैं, वो इस पे क्लैरिफिकेशन दे कि जबरन भेजा पड़ा है क्या। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा मजाक किया जा रहा है कि उनके कदम रखने से बिहार की धरती मैली हो जाएगी। आयरलैंड और अमेरिका की 7 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 60 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला आयरलैंड का दौरा है। आयरलैंड के लिए रवाना होते समय प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं आयरलैंड जा रहा हूं, जहां मैं प्रधानमंत्री एंडा केनी के साथ बातचीत करूंगा। मैं वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात करूंगा। आयरलैंड के बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से आयोजित एक शांति सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी फेंसिंग के नीचे गड्ढा खोदकर भारतीय सीमा में घुसे 3 पाकिस्तानी लड़के गांव वालों ने पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया।
तस्वीरों में दिख रहे यही तीनों पाकिस्तानी लड़के जो फेंसिंग के नीचे गड्ढा खोदकर जैसलमेर पहुंच गए। इनका नाम पवन, सज्जन और सलीम है। तीनों लड़कों की उम्र 10-12 साल के बीच है। इन्होंने खुद को पाकिस्तान के रहीमेरिया गांव का निवासी बताया। बीएसएफ तीनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि माना यही जा रहा है कि ये तीनों खेल खेल में ही नासमझी में सरहद पार कर गए, लेकिन नासमझी में सुरंग खोदकर सरहद पार करना, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। यूपी सरकार की बनाई कमेटी ने 368 चपरासी स्तर की भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। ये वही भर्तियां हैं जिसमें चपरासी बनने के लिए पीएचडी और इंजीनियरिंग डिग्री वालों ने भी आवेदन किया था। यूपी में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें पीएचडी और बीटेक की डिग्री वालों ने भी आवेदन किया था चपरासी की नौकरी पाने के लिए। इसी के बाद मुख्य सचिव ने कमेटी बनाई थी जिसने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन को रोकने के लिए सरकार भर्ती की नई योग्यता तय करे। कमेटी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है उनके इंटरव्यू करने में ही कम से कम 4 साल लग जाएंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 71 की जनता फ्लैट्स के पास की हैं, जहां कल रात एक ढाबे पर काम करने वाले शख्स ने खाना लेने आए राहुल को मामूली कहासुनी होने पर चाकू घोंप दिया और फरार हो गया। तो दूर भाग चुका था, गाड़ी सामने आ गई थी, जिस कारण पेट्रोल पंप भी था और वहीं नाला था बगल में, आगे सीएनजी पंप था। वो बीच में से किस रास्ते में से ये झाड़ में निकल गया कि आगे चला गया, मतलब ऐसे ही वहीं से गायब हो गया। यहीं से अपन ने पकड़ नहीं पाए। कोई बात ही नहीं थी, ऐसे दूर से संपर्क था, ऐसे सामने आमने से संपर्क था। क्या उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी अब भी फरार है।